हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स अड्डा पर। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे कई सारे इंडियन कॉमिक्स जैसे कि राज, मनोज, तुलसी, परंपरा। तो अगर आप अपने बचपन में वापस लौटना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित उनकी पहली हॉरर कॉमिक्स खूनी हवेली का रहस्य। ठाकुर वीर सिंह के 4 पुत्र थे। तीनों बड़े पुत्र हीरा सिंह, हरनाम सिंह और जसवंत सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसायों में लीन थे। इन्हें ठाकुर साहब के बनाए नियमों से सख्त नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनका बेहद सम्मान करते थे। जबकि चौथा पुत्र गिरिराज शहर में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। एक दिन हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी बीवी की तस्वीर से बातें कर रहे थे। राधा, अपना गिरिराज कल हमारे गांव लौट रहा है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राधा, अब देखना, इस गांव का कोई भी व्यक्ति बीमारी के इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। और तभी, ओह, यह बिजली को एकाएक क्या हुआ? अभी वे कुछ समझे भी नहीं थे कि तभी कमरे में खिड़की का शीशा टूटने की एक जबरदस्त आवाज़ हुई। छनाक! किसी अनजानी आशंका से ठाकुर वीर सिंह ऊंचे स्वर में चिल्ला उठे। कौन है उधर? कौन? ओह नहीं! ई हवेली का सबसे पुराना एवं ठाकुर साहब का वफादार नौकर सुखिया। अरे, यह चीख तो ठाकुर साहब की है। क्या हुआ मालिक को? सुखिया शीघ्रता से दरवाज़ा खोलकर ठाकुर साहब के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। तभी बिजली आ गई। न नहीं, खून खून खून! वह भागता हुआ फोन के करीब पहुंचा और हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं ठाकुर वीर सिंह की हवेली से उनका नौकर सुखिया बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ पहुँचिए साहब, किसी ने ठाकुर साहब का कत्ल कर दिया है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची। ओह, हत्यारे ने बड़ी निर्ममता से ठाकुर साहब का गला दबाकर उन्हें मार डाला है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? नहीं साहब, वह तो बड़े देवता आदमी थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के 3 लड़के तो अलग अलग शहरों में काम करते हैं और चौथा लड़का पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, तुम उनके लड़कों को इस घटना की सूचना देकर यहाँ बुला लो। तब तक हम कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा साहब। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाने के बाद अब मुझे मालिक के बेटों को यह दुखदायी सूचना दे देनी चाहिए। और फिर दूसरे ही दिन ठाकुर साहब के चारों बेटे हवेली पहुंच गए। आप सब आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मेरा तो अकेले में दम घुटा जा रहा था। लेकिन सुखिया, पिताजी को हुआ क्या था? क्या बताएं छोटे मालिक। रात मालिक खाना खाकर अपने कमरे में गए ही थे कि बिजली गई और फिर कुछ क्षणों बाद एकाएक उनकी चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा मालिक के कमरे में गया और फिर बिजली आने पर ठाकुर साहब मुझे मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़े मिले। सुखिया ने अभी अपनी बात खत्म की थी कि तभी कमरे में इंस्पेक्टर रमन दाखिल हुआ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर साहब की हत्या गला घोंटकर की गई है, लेकिन उनके गले पर आदमी के बजाय शेर के पंजे के निशान मिले हैं। शेर के पंजे के निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर लाश मिलने पर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सब उदासी से हवेली लौट आए और रात होते ही अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन हीरा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। पिताजी की हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? और ठीक उसी क्षण पूरे कमरे में अंधकार छा गया। ओह, यह अचानक बिजली को क्या हुआ? सुखिया, अरे आह, बचाओ! हीरा सिंह ने खुद को उस पंजे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर पंजा जोंक की तरह उसकी गर्दन पर चिपक चुका था। आह! फिर कुछ ही देर में हीरा सिंह के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह पंजा भी कहीं गायब हो गया था। ठाकुर हीरा सिंह की चीखें सुनकर सभी भागकर उनके कमरे के सामने इकट्ठे हो गए, मगर दरवाज़ा भीतर से बंद था। भैया, दरवाज़ा खोलो, यह हम हैं, आपके छोटे भाई। जब भीतर से कोई आवाज़ न आई तो जसवंत शंकित स्वर में बोला, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है, हमें दरवाज़ा तोड़ डालना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जसवंत, दरवाज़ा तोड़ना ही होगा। और फिर धप धप, दूसरे ही मिनट बाद दरवाज़ा चौखट से अलग होकर गिर पड़ा। धड़ाम! लेकिन अंदर पहुंचते ही तीनों सन्न रह गए। भैया! ओह नो! न नहीं! जसवंत, तुम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। जसवंत कमरे से बाहर निकल गया। हेलो, इंस्पेक्टर रमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर साहब की हवेली से जसवंत बोल रहा हूँ। आप तुरंत चले आइए, हीरा भैया का कत्ल हो गया है।
ओह, हम अभी पहुंच रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को छुए नहीं। जी अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। उन्होंने हमें किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है। उफ, छोटे मालिक को भी मार डाला। पता नहीं इस हवेली में क्या हो रहा है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर वहां मौजूद लाश का मुआयना कर रहा था। हत्या फिर गला घोंट कर की गई है। पूरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। हत्यारे ने इस बार भी कोई सबूत नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन दुश्मन पैदा हो गया हमारा। सुखिया, तुम बरसों से ठाकुर वीर सिंह के साथ रहे हो। याद करो, शायद तुम्हें इन हत्याओं का कोई कारण पता हो। मैं बरसों से मालिक का नमक खा रहा हूँ हुजूर। मैंने आज तक हवेली में कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे इन सब घटनाओं का संबंध जुड़ सके। मगर क्या? धुंधली सी एक बात याद आती है। आज से 25 बरस पहले बड़े मालिक का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ था। उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तब वह औरत बड़े मालिक को न जाने क्या क्या बककर कहीं चली गई। लेकिन आज से 25 बरस पहले हुई उस औरत के साथ पिताजी की खटपट का इन हत्याओं से क्या संबंध? संबंध होता नहीं मिस्टर जसवंत, सबूतों के आधार पर जोड़ा जाता है। खैर सुखिया, क्या तुम जानती हो कि तब उनके बीच किस किस्म का झगड़ा हुआ था और वह औरत कौन थी? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्योंकि वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। सुखिया के खामोश होते ही इंस्पेक्टर रमन ने हवलदार राम सिंह से कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, आज रात तुम गुप्त रूप से कांस्टेबल कृष्णा के साथ हवेली पर ही पहरा दोगे। अगर कोई खतरे वाली बात दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर करना। ओके सर। अगर आज हत्यारा यहाँ आया तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हाँ, वही तरक्की का सवाल है। उधर हवेली के अंदर हरनाम जसवंत में गिरिराज। पता नहीं है क्या हो रहा है हवेली में। पहले पिताजी की हत्या हुई, फिर बड़े भैया की, और लगता है जैसे अब मेरी बारी है। नहीं, मैं अब इस मनहूस हवेली में नहीं रहूँगा। सुबह होते ही मैं वापस बम्बई लौट जाऊँगा। अब यहाँ रहना ही कौन चाहता है। मैं भी कल कलकत्ता चला जाऊँगा। भैया का दाह संस्कार कौन करेगा? हम यह कार्य निपटा कर ही यहाँ से जाएंगे। कुछ ही देर में पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई और ठाकुर हरनाम सिंह के कमरे में एक भयानक हाथ उनकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक किसी खटके से हरनाम सिंह की नींद खुल गई। उस रहस्य में नृशंस हत्यारे ने हरनाम सिंह को कोई भी मौका नहीं दिया और भयानक हत्यारे ने धीरे से हरनाम सिंह को अपने कंधे पर डाला और एक ओर चल पड़ा। ठाकुर जसवंत सिंह का भी बुरा हाल था। उसे क्षण प्रतिक्षण मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। मुझे हरनाम भैया के पास चलना चाहिए, शायद डर कुछ कम हो जाए। जसवंत हरनाम सिंह के कमरे के बाहर पहुंचा। हरनाम भैया। अंदर हरनाम का बिस्तर खाली देखकर वह बुरी तरह उछल पड़ा। अरे, हरनाम भैया कहाँ गए? लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। ई हा हा हा। जसवंत भी नहीं बचा। खूनी पंजे ने उसे भी खत्म कर दिया। हा हा हा। कोई नहीं बचेगा। उधर वृक्ष पर बैठे हवलदार राम सिंह और कृष्णा एक तेज चीख को सुनकर चौंक पड़े। अरे, यह चीख कैसी थी? अंदर गड़बड़ी लगती है, चलो चलकर देखें। चीख सुनकर गिरिराज व सुखिया हरनाम के कमरे की ओर दौड़े, मगर रास्ते में ही वे ठिठक कर रुक गए। जसवंत भैया, ओहो, हत्यारे ने इन्हें भी मार डाला। सुखिया, हरनाम भैया को जगाओ जल्दी। अच्छा छोटे मालिक। मगर कुछ ही समय बाद वह बदहवास सा भागा चला आया और बुरी तरह हाँफते हुए बोला, छोटे मालिक, छोटे मालिक, हरनाम मालिक अपने कमरे में नहीं है। क्या बकते हो सुखिया? वे भागकर हरनाम सिंह के कमरे में पहुंचे। ओह नहीं, सुखिया, जल्दी से इंस्पेक्टर रमन को फ़ोन करो। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? राम सिंह और कृष्णा भी वहां आ पहुंचे। वहां के हालात देखते ही उनका माथा ठनका। इन्हें क्या हुआ? हत्यारे ने जसवंत भैया को भी खत्म कर दिया और हरनाम भाई साहब का भी कहीं पता नहीं है। उफ, मैं क्या करूं? ओह कृष्णा, साहब को फ़ोन करो। सुखिया फ़ोन करने ही गया है। 15 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर रमन वहां पहुंच गए। आओ, उन्हें बाहर तलाश करते हैं। हे प्रभु, वे जहां भी हों सही सलामत हों। बाहर आकर वे सब हरनाम सिंह को तलाश करने लगे। तभी एकाएक सुखिया चीख उठा, साहब यहाँ आइए, हरनाम बाबू की लाश यहाँ कुएं में लटक रही है। ओह नहीं! हरनाम सिंह को मृतावस्था में कुएं में लटकता देख गिरिराज सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। लाश को कुएं से निकालकर पुलिस एम्बुलेंस में भेजने के बाद हवलदार राम सिंह, तुम गिरिराज को होश में लाओ, तब तक हम हवेली को फिर एक बार चेक करते हैं। यस सर। बहुत बारीकी से पूरी हवेली चेक करने के बाद भी उन्हें कोई सबूत हासिल नहीं हुआ। हत्यारे बेहद चालाक एवं क्रूर है, कहीं कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। उधर गिरिराज भी होश में आ चुका था। भैया, तुम भी चले गए, अब इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रहूँगा? चुप हो जाइए मालिक, चुप हो जाइए। इंस्पेक्टर रमन भी वहाँ पहुँचे। मुझे अफसोस है कि मैं कातिल को नहीं पकड़ सका,
और आपको अपने पिता के बाद अपने भाइयों को भी खोना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लूँगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहा तो वह मुझे भी मार डालेगा। मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर इसे अकेला छोड़ा गया तो कातिल सचमुच इसे मार डालेगा और हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। एकाएक कुछ सोचकर वह प्रसन्न उठा। आहा, एक आइडिया। ठीक है मिस्टर गिरिराज, फिलहाल तुम हमारे साथ चलो। कल तक मैं कोई ना कोई रास्ता खोज ही निकालूंगा। इंस्पेक्टर गिरिराज को लेकर अपने बंगले पहुंचा। बैठो, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। कल तक मैं और इंतज़ाम कर दूंगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर। एक ही परिवार में एक के बाद एक 4 हत्याएं होने के कारण इंस्पेक्टर रमन भी बहुत चिंतित था। उसे अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था जिससे वह हत्यारे तक पहुंच पाता। सारी रात वह बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। सुबह इस केस में केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है और वह है प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर विशाल। फ़ोन पर विशाल से संबंध स्थापित होते ही वह बोला, हेलो विशाल, मैं इंस्पेक्टर रमन बोल रहा हूँ। कृपया तुम तुरंत यहाँ चले आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज हमारी याद कैसे आ गई? इस वक्त मुझे तुम्हारी एक केस में सख्त ज़रूरत है। क्या तुम आ सकते हो? ज़रूर, मगर बात क्या है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं खूनी हवेली का रहस्य के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।